दोस्तों, आज की कहानी है क्या मेरी बन पाएगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। पति की असमय मौत के बाद प्रिया आखिर क्यों यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। प्रिया मोबाइल पर कुछ देख रही थी। उसकी नजरें झुकी हुई थीं और मैं एकटक उसे निहार रहा था। कॉटन की साधारण में सलवार कुर्ती और ढीली बंधी चोटी में भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। गले में पतली सी चेन, माथे पर छोटी काली बिंदी और हाथों में पतले पले 2 कंगन, बस इतना ही श्रृंगार किया था उसने। मगर उसकी वास्तविक खूबसूरती उसके होंठों की मुस्कान और चेहरे पर झलक रहे आत्मविश्वास की चमक में थी। वैसे लग रहा था कि वह विवाहित है। उसकी मांग में सिंदूर की हल्की सी लाली नजर आ रही थी। मैंने गौर से देखा। प्रिया 20-21 साल से अधिक की नहीं थी। मैं भी पिछले साल ही 30 का हुआ हूँ। मुझे प्रिया से मिले अभी अधिक समय नहीं हुआ है। 5-6 घंटे ही बीते हैं जब मैंने मुंबई से रांची की ट्रेन पकड़ी थी। स्टेशन पर भीड़, चेहरे पर मास्क और माथे पर पसीना छलक रहा था। सबके अपने अपने बीवी बच्चों के साथ सामान कंधों पर लादे अपने घर जाने की राह देख रहे थे। ट्रेन के आते ही सब उसकी तरफ लपके। मेरी रिजर्वेशन थी। मैं अपनी सीट खोजता हुआ जैसे ही आगे बढ़ा कि एक लड़की से टकरा गया। वह किसी को ढूंढ रही थी, इसलिए हड़बड़ी में थी। अपनी सीट के नीचे सामान रखकर मैं बर्थ पर पसर गया। तभी वह लड़की यानी प्रिया मेरे सामने वाली बर्थ पर आकर बैठ गई। उसने अपने सामान में से बोतल निकाली, मास्क हटाया और गटागट आधी बोतल पानी पी गई। मैं उसी की तरफ देख रहा था। तभी उसकी नजर मुझसे मिली। उसने मुस्कुराते हुए बोतल बंद करके रख ली। आपको कहाँ जाना है? मैंने सीधा सवाल पूछा, जिसका उसने सपाट सा जवाब दिया, वहीं जहाँ ट्रेन जा रही है, कहकर वह फिर मुस्कुरा दी। आप अकेली हैं? नहीं, भैया भाभी हैं साथ में। वे बगल के डब्बे में हैं। मेरी सीट अलग इस डब्बे में थी, इसलिए इधर आ गई। वैसे अकेले तो आप भी दिख रहे हैं। उसने मेरा ही सवाल मेरी तरफ उछाल दिया। हाँ, मैं तो अकेला ही हूँ। अब अपने घर रांची जा रहा हूँ। मुंबई में अपनी छोटी सी दुकान है। मुझे लिखने पढ़ने का शौक है, इसलिए दुकान में बैठकर पढ़ाई भी करता हूँ। लॉकडाउन के कारण काम धंधा नहीं चल रहा था, इसलिए सोचा कि घर से दूर अकेले रहने से अच्छा है अपने गांव जाकर अपनों के बीच रहूं। यही हाल इस ट्रेन में बैठे हुए सभी मजदूरों का है। नेताओं ने सांत्वना तो बहुत दी, मगर वास्तव में मदद कहीं नजर ही नहीं आती। भैया भाभी मजदूरी करते हैं जो अब बंद हैं। मेरा एक छोटा मोटा बुटीक था, घर से ही काम करती थी, पर आजकल कोई काम नहीं मिल रहा। तभी हमने भी गांव जाने का फैसला किया। हम 2 दिन ट्रेन की राह देख कर लौट चुके हैं। कल तो ट्रेन ही कैंसिल हो गई थी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और देखो आज ट्रेन मिल गई तो घर भी पहुंच ही जाएंगे। हमारे कोच दोनों बर्थ पर 2 बुजुर्ग अंकल आंटी थे। उनके नीचे 2 अधेड़ थे। ऊपर की चारों आपस में ही बातचीत में मगन थे। इधर मैं और प्रिया भी लगातार बातें करने लगे। तुम्हारे घर में और कौन कौन है प्रिया? मेरे पति, सास ससुर, काका ससुर और एक छोटा देवर। माम बापू, भैया भाभी और छोटी बहन भी पास में ही रहते हैं। अच्छा, पति क्या करते हैं? कंप्यूटर सिखाते हैं बच्चों को भी और मुझे भी। बहुत अच्छा। अच्छा, यह बताओ तुम्हारा पति गांव में है और तुम शहर में। वे शहर क्यों नहीं आते? उन्हें गांव ही भाता है। मुझसे मिलने आते रहते हैं, न कोई दिक्कत नहीं हमें। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वे मेरे बचपन के साथी हैं। हम पढ़े हैं। मेरे कहने पर माँ बापू ने उन्हीं से मेरी शादी करा दी और अब वे मेरे जीवन साथी हैं। जब तक जियूंगी हमारा साथ बना रहेगा। आज भी मैं उन्हें साथी कहती हूँ। ऐसा साथी जो कभी साथ न छोड़े।
वे रोज सपने में भी आते हैं और मुझे बहुत हंसाते भी हैं। तभी तो मैं इतनी खुश रहती हूँ। क्या बात है, पति रोज सपनों में आते हैं, कहकर मैं मुस्कुरा पड़ा और बोला, मैं तो मानता हूँ सच्चा प्यार गांवों में ही देखने को मिलता है। शहरों की भीड़ में तो लोग खो जाते हैं। सही कह रहे हो आप। खाली समय में क्या करती हो? मैं फिल्में बहुत देखती हूँ। अच्छा, कैसी फिल्में पसंद है तुम्हें? डरावनी फिल्में तो बिल्कुल पसंद नहीं हैं। रोने धोने वाली फिल्में भी नहीं देखती। ऐसी फिल्में देखती हूँ जिनमें न टूटने वाला प्यार हो, एक दूसरे के लिए पूरी जिंदगी इंतजार करने का दर्द हो। आप कैसी फिल्में देखते हो? मैं तो हंसी मजाक वाली और मारधाड़ वाली फिल्में देखता हूँ। पॉलिटिक्स पर बनी फिल्में भी देख लेता हूँ। पॉलिटिक्स और नेताओं से तो मैं दूर रहती हूँ। नेताओं ने आज तक किया ही क्या है? भोली भाली जनता का खून चूस चूस कर अपने बंगले और बैंक बैलेंस ही तो खड़े किए हैं। बात तो तुमने 16 आने सही कही है। प्रिया की हर बात में खुद पर भरोसा और हंसकर जीने की ललक साफ दिख रही थी। मुझे उसकी बातें अच्छी लग रही थीं। हमने स्कूल के किस्सों से लेकर सीरियलों और फिल्मों तक की सारी बातें कर ली। यहाँ तक कि सरकार और राजनेताओं के ढकोसलों पर भी लंबी चर्चा हुई। इस बीच प्रिया ने घर की बनी मट्ठी खिलाई। खिलाने से पहले उसने सैनिटाइजर की कुछ बूंदें मेरे हाथों पर डाली। मैं मुस्कुरा उठा। इसके बाद मैंने भी उसे अपने हाथ के बने बेसन के लड्डू खिलाए। हम दोनों के बीच अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। आधे से ज्यादा सफर बीत चुका था। अचानक ट्रेन की गति धीमी हुई और डाल्टनगंज स्टेशन पर आकर रुक गई। डाल्टनगंज झारखंड का एक छोटा सा स्टेशन है। मैं ट्रेन से उतरकर इधर उधर देखने लगा। जल्द ही मुझे पता चला कि हमें ट्रेन बदलनी पड़ेगी। किसी तकनीकी खराबी के कारण यह ट्रेन आगे नहीं जा सकती। मैंने प्रिया को सारी जानकारी दे दी। वह भी अपने भैया भाभी के साथ उतरकर प्लेटफॉर्म पर बैठ गई। अगली ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म से मिलनी थी और वह भी 2-3 घंटे बाद। हम तय प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। धूप बहुत तेज थी, गला सूख रहा था। अब तक साथ लाया पानी भी खत्म हो चुका था। हमने सुना था कि ट्रेन में पानी मिलेगा, मगर मिला नहीं। करीब 4 घंटे बाद दूसरी ट्रेन आई जो बिल्कुल भरी हुई थी। प्लेटफॉर्म पर बैठे सभी मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर ट्रेन पकड़ने लपके। सबको पता था कि यह ट्रेन छूटी तो रात प्लेटफॉर्म पर गुजारनी पड़ेगी। भैया भाभी के साथ प्रिया भी चढ़ने की कोशिश करने लगी। इधर मैं भी बगल वाले डब्बे में चढ़ चुका था। तभी मैंने देखा कि भैया भाभी के बाद जैसे ही प्रिया चढ़ने को हुई कि कोई बदतमीज व्यक्ति उसको गलत तरीके से छूते हुए धक्का देकर खुद चढ़ गया। प्रिया एकदम से छिटक गई। उस मजदूर की हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया। जिस तरह गंदे ढंग से उसने प्रिया को छुआ था, मेरा वश चलता तो वहीं उसका सिर फोड़ देता। ट्रेन ने चलने के लिए सीटी दे दी थी, मगर प्रिया चढ़ नहीं पाई। वो प्लेटफॉर्म पर दूर खड़ी रह गई जबकि उसके भैया भाभी धक्के के साथ बोगी के अंदर चले गए थे। मैं गेट पर खड़ा था। उसे अकेला देखकर मैंने एक पल को सोचा और तुरंत ट्रेन से उतर गया। प्रिया मेरी हरकत देखकर चौंक गई, फिर दौड़कर आई और मेरे गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे दिलासा दिया, रोते नहीं प्रिया, मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक सुरक्षित पहुंचा दूंगा, तभी अपने घर जाऊंगा। तुम जरा भी मत घबराओ। प्रिया एकटक मेरी तरफ देखती हुई बोली, एक अजनबी होकर इतना बड़ा एहसान? पागल हो क्या? यह एहसान नहीं। हमारे बीच इन कुछ घंटों में इतना रिश्ता तो बन ही गया है कि मैं तुम्हारी केयर करूं। कुछ घंटों में तुमने ऐसा गहरा रिश्ता बना लिया। मैं ज्यादा सोचो नहीं। चलो अब तुम आराम से बैठ जाओ, मैं पानी का इंतजाम करके आता हूँ। प्रिया को बेंच पर बैठाकर मैं पानी लेने चला गया। किसी तरह पानी की बोतल मिली। उसे लेकर लौटा तो देखा कि प्रिया हर बात से बेखबर अपने में खोई जमीन की तरफ एकटक देख रही थी।
उसके पास एक गुंडा सा लड़का खड़ा था जो उसे घूरे जा रहा था। मैं जाकर प्रिया के सामने खड़ा हो गया और बातें करने लगा। फिर मैंने खा जाने वाली नजरों से उस लड़के की तरफ देखा। वह तुरंत मुंह फेरकर दूसरी तरफ चला गया। अब मैं प्रिया की बगल में थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। लो प्रिया, पानी पी लो। मैं 2 बोतल पानी ले आया हूँ। थैंक यू। उसने मुस्कुरा कर बोतल ली, मगर आंखों में घर पहुंचने की चिंता भी झलक रही थी। भूख और थकान से उसका चेहरा सूख रहा था। यह भी पढ़े प्रेम कबूतर, भाग दो। उसका मन बदलने के लिए मैं उसके गांव और घर वालों के बारे पूछने लगा। वह मुझे विस्तार से अपनी जिंदगी और घर परिवार के बारे में बताती रही। 2-3 घंटे ऐसे ही बीत गए। शाम का धुंधलका अब रात की कालिमा में तब्दील हो चुका था। प्रिया को जम्हाई लेता देख मैं बेंच से उठ गया और प्रिया से बोला, बेंच पर आराम से सो जाओ। मैं जागा हुआ हूँ, तुम्हारा और सामान का ध्यान रखूंगा। अरे ऐसे कैसे? नींद तो तुम्हें भी आ रही होगी ना? नहीं, मेरी तो आदत है देर रात तक जागने की। मैं देर तक जाग कर पढ़ता हूँ। चलो तुम सो जाओ। प्रिया सो गई। मैं बगल की बेंच पर बैठ गया। 2-3 घंटे बाद मैं भी ऊँघने लगा। बैठे बैठे कब हल्की सी नींद लग गई, पता ही नहीं चला। अचानक झटका सा लगा और मेरी आंखें खुल गईं। देखा प्रिया की बेंच पर एक और मजदूर बैठ गया है और गंदी व ललचाई नजरों से उसकी तरफ देख रहा है। उसके हाथ प्रिया के पैरों को छू रहे थे। प्रिया नींद में थी। मैं एकदम से उठ बैठा और उस मजदूर पर चिल्ला पड़ा, देखते नहीं वह सो रही है, जबरदस्ती आकर बैठना है तुम्हें। उसे यहाँ से मेरा गुस्सा देखकर वह भाग गया। मुझे महसूस हो गया कि इस दुनिया में अकेली लड़की को देखकर लोगों की लार टपकने लगती है, इसलिए मुझे ज्यादा सावधान रहना होगा। मैं एकदम सामान लेकर उसी बेंच पर आकर बैठ गया जिस पर प्रिया सोई हुई थी। अब तक मेरी आवाज सुनकर वह भी उठकर बैठ गई थी। फिर रात भर हम बैठकर बातें करते रहे। भूख भी लग रही थी, मगर प्लेटफॉर्म पर खाने पीने का इंतजाम नहीं था। सुबह के समय प्रिया फिर सो गई। इस बीच चोरी छिपे एक कचौड़ी बेचने वाला प्लेटफॉर्म पर आया तो मैंने जल्दी से 8-10 कचौड़ियाँ खरीदी और प्रिया को उठा दिया। दोनों ने बैठकर नाश्ता किया। फिर दोपहर तक हमें खाने को कुछ नहीं मिला। रांची जाने वाली एक ट्रेन आई, हम उसमें चढ़ गए। भीड़ काफी थी। मौका देखकर एक -2 आवारा टाइप के लड़कों ने प्रिया के साथ बदतमीजी की कोशिश भी की, मगर मैं हर वक्त उसके आगे ढाल बनकर खड़ा रहा। किसी तरह हम रांची जंक्शन पर उतर गए। प्रिया का घर वहां से 2 घंटे की दूरी पर था। जाने के लिए कोई साधन भी नजर नहीं आ रहा था। हम करीब आधे 1 घंटा परेशान रहे। तभी हमें एक जीप दिखाई दी। उसमें 2 लोग और बैठे थे। मेरे द्वारा विनती किए जाने पर उन लोगों ने हमें पीछे बैठा लिया और हमें हमारे गंतव्य से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर उतार दिया। वह 2000 भी लिए। प्रिया के मना करने के बावजूद मैंने अपने पास से रुपए दे दिए। अब हमें अंधेरे में 2-2.5 घंटे पैदल चलना था और वह भी कच्ची पक्की सड़कों पर। किसी तरह हमने वह रास्ता भी तय कर लिया और प्रिया के घर पहुंच गए। सब बहुत खुश थे। प्रिया की माँ ने मुझे बैठने को कुर्सी दी और अंदर से पानी ले आई। तब तक प्रिया ने ट्रेन से उतरने से लेकर अब तक की सारी कहानी सुना दी। फिर घर वालों ने उसे अंदर नहाने भेज दिया और मुझे चाय नाश्ता ला कर दिया। चाय पीते पीते मैंने पूछा, प्रिया के पति कहाँ हैं? पास में ही रहते हैं न? प्रिया ने बताया था कि ससुराल और मायका आसपास है, वे दिख नहीं रहे। प्रिया की माँ और भाई ने एक दूसरे की तरफ देखा। तब तक भाभी कहने लगी, प्रिया के पति जिंदा कहाँ हैं? शादी के सप्ताह भर बाद ही गुजर गए थे। मैं चौंक पड़ा, पर रास्ते में तो उसने मुझे बताया कि उसके पति उससे बहुत प्यार करते हैं, उससे मिलने शहर भी आते रहते हैं। ये सारी कहानियां प्रिया ने मन में बनाई हैं।
वह पति को खुद से अलग करने को तैयार ही नहीं। वह अब भी 2 साल पहले की दुनिया में ही जी रही है। उसे लगता है जैसे उसका साथी आसपास ही है। सपनों के साथ साथ सच में भी मिलने आता है। पर भैया आप ही सोचो, जो चला गया वह भला लौट कर आता है कभी? उसका मन बदलने के लिए हम उसे शहर ले गए थे। हमने उससे दूसरी शादी करने को भी कहा, पर वह अपनी कल्पना की दुनिया में ही खुश है। कहती है कि जैसे भी हो सारी उम्र अपने साथी के साथ ही रहेगी। प्रिया की माँ कहने लगी, ऐसा नहीं है बेटा कि वह रोती ही रहती है, उल्टा वह तो पति की यादों के साथ खुश भी रहती है। अपना काम भी पूरी मेहनत से करती है। इसलिए हम लोगों ने भी उसे इसी तरह जीने की छूट दे दी है। उनकी बात सुनकर मैं भी सिर हिलाने लगा। यह तो बिल्कुल सच है कि वह खुश रहती है, क्योंकि उसने अपने साथी से बहुत गहरा प्रेम किया है। बस वह हमेशा खुश रहे इतना ही चाहता हूँ। अच्छा मां जी, मैं चलता हूँ। बेटा इतनी रात कहाँ जाओगे? तुम आज यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। जी। मैं रुक तो गया, पर सारी रात प्रिया का चेहरा ही मेरी आंखों के आगे नाचता रहा। मेरे लिए प्रिया की जिंदगी दिल को छू लेने वाली एक ऐसी कहानी थी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। अब मुझे लौटना था, पर प्रिया से दूर जाने को मन नहीं कर रहा था। सुबह सुबह मैं निकलने लगा तो प्रिया मेरे पास आ गई और बोली, एक अनजान जो न मेरा पति था, न भाई और न प्रेमी, फिर भी हर पल उसने मेरी रक्षा की। उसे आज रुकने को भी नहीं कह सकती। उससे दोबारा कब मिलूंगी यह भी नहीं जानती, पर सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वह उम्र भर खुश रहे और ऐसे ही सच्चे दिल से दूसरों का सहारा बने। कहकर प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी नजरें प्रिया से बहुत कुछ कह रही थीं, मगर जबान से मैं सिर्फ इतना ही कह सका, अपना ख्याल रखना प्रिया, क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। और हाँ, जिंदगी में कभी किसी भी पल मेरी याद आए तो मेरे पास आ जाना। मैं इंतजार करूंगा। प्रिया एकटक मुझे देखती रह गई। मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया। घर लौटते समय मेरे दिल में बस एक प्रिया ही थी और मैं जानता हूँ मुझे उसका इंतजार हमेशा रहेगा। मैं नहीं जानता वह अपने साथी को छोड़कर मेरे पास आएगी या नहीं, लेकिन मैं हमेशा उसका साथी बनने को तैयार।